बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतों में इजाफे की एक मरतबा फिर गूंज है। अपोजिशन एहतजाज की तरफ जाती है। हुकूमत कहती है कि 7 से 8% इजाफे की कीमत में इजाफे की जो जिम्मेदारी है, कीमत में इजाफे की जो तयन है, वो कंपनियां खुद भी कर सकती हैं। जब कंपनियों से बात की जाए तो वो कहते हैं कि हमारे पास ये इख्तियार है कि हम कीमतों में 7-8% इजाफा करें, लेकिन ये भी इतना कम है कि हमारा सर्वाइवल हो सके, क्योंकि जिस तरीके से डॉलर रेट बढ़ रहा है, खाम माल की कीमतों में इजाफा बढ़ रहा है, इसी तरीके से दवाइयों की कीमतों में अगर इजाफा ना किया गया तो ये कंपनियां अपना कारोबार छोड़कर पाकिस्तान से जाने पर मजबूर होंगी। फार्मा इंडस्ट्री जो यहाँ की लोकल है वो कहती है कि अगर कीमतों में इजाफा ना किया गया तो हम इंडस्ट्री बंद करने पर मजबूर होंगे। दूसरी जानिब आवाम है कि जिनके कुव्वत खरीद में रोज ब रोज कमी हो रही है और आवाम अब कुव्वत खरीद के उस नहज पर पहुंच चुके हैं कि जहां पर 1 किलो आटा खरीदना भी मुश्किल हो रहा है। ये सारा कुछ कोरोना क्राइसिस के दौरान भी हुआ। इसके अलावा भी पाकिस्तान की मईशत कोई इतनी अच्छी नहीं थी कि जिसमें हम ये कहते हैं कि लोग कीमतों में इजाफे को आसानी से बर्दाश्त कर पाएंगे। हकीकत क्या है, मामला क्या है? फार्मा इंडस्ट्रीज को क्या खुला छोड़ दिया गया है कीमतों में इजाफे के लिए? क्या हुकूमत और अपोजिशन जो है वो दोनों इस मामले के ऊपर सिर्फ सियासत कर रही है? क्योंकि कीमतों में इजाफा जो है वो जब सब चीजों के अंदर होता है तो फिर दवाइयों की कीमतों में इजाफे के ऊपर इस तरीके से शोर क्यों मचता है? फार्मा इंडस्ट्री का क्या कहना है? आज प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे, उसके नुमाइंदों से बात करेंगे, मैकेनिज्म को और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। पहले देखते हैं कि लोग दवाइयों में की कीमतों में इजाफे के हवाले से क्या कहते हैं, जरा अवामी राय जानते हैं। तो ये तो सरासर नाइंसाफी भी है और एक आवाम के साथ जो बहुत ज्यादती है कि हर चीज़ में पैसे बढ़ाए जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है उसको। कोशिश करे हुकूमत को जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उस पर एक चेकआउट होना चाहिए, जैसे वो दवाइयाँ जो है ना एज पर नॉमिनल प्राइस जो है ना लोगों को मिले। तो जो 5 रुपए लेते थे वो 10 रुपए 12 रुपए गरीब बंदे से बाहर हो गए। सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ जो दवाइयाँ मिलती नहीं है। समझ लो कि एक आम आदमी से उसकी सांसें इन्होंने छीन ली। कभी अद्वियात महंगी, कभी आटा गायब कर हो क्या रहा है यहाँ पे, बताओ इसको कौन ठीक करेगा? इस हुकूमत में तो मौत आसान है, जिंदगी मुश्किल है। मौत आ रही है तो आसानी से कबूल, और मरना भी मुश्किल है, कबर पे भी टैक्स है। भाई गरीब आदमी वैसे ही मर रहा था, आटा चीनी सब चीज़ों से। अब ये दवाएं महंगी हो गई, इससे और मर रहा है। इतनी महंगी 70% 80% आपने मेडिकेशन पे कर दी हैं। बंदा कहाँ से अपने आप को मतलब मेडिकेशन के लिए दवाइयाँ वगैरह कहाँ से खरीदे? मेरे ख्याल से तो उसको गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। अभी बिजली का बिल मैं भर के आया हूँ 36,000 रुपए का। आप क्या कर सकते हैं? किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करेगी। हर चीज़ महंगा हो रहा है भजन मेरे, हर चीज़। दवाई भी महंगा हो गया, गरीब के पहुँचने से दूर किया। आटा देख लो महंगा हो गया, गरीब के पहुँचने से। हर चीज़ महंगा। सब्जी देख लो कहाँ से कहाँ तक गया मेरा भाई। हर बंदा गरीब आदमी तो बस देखे ही खाता रहेगा मेरा भाई। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, महंगाई हर लिहाज से बढ़ी जा रही है। दवाइयाँ, खाने पीने की चीजें बंदा पूरी करे तो किस तरह करे? गरीब तो बड़ा परेशान है और हलाल रिस्क वाला तो सबसे ज्यादा परेशान है। जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ये जो मिनिस्टर है, फेडरल मिनिस्टर, प्रोविंस मिनिस्टर, इनको चाहिए कि ये फौरी तौर पे उनको बुला के मीटिंग करें और आवाम को रिलीफ दें और दवा की कीमत मिनिमाइज करें। महंगाई सर जी इतनी हो गई है कि जो सिरप मैं अपने लिए लेता था 40-42 रुपए का, वो संडे को मैंने लिया 66 रुपए का। आजकल वैसे ही कारोबार नहीं है, बंदे मेडिसिन लेंगे या अपना घर का गुजारा करेंगे। दवाई क्या, हर चीज महंगी हो गई है। गरीब के मुंह से रोटी भी छीन रहे हैं। ये क्या है? सियासतदान लोग। बड़े लोग तो जिसके पास पैसा है वो तो इलाज करवा देगा, लेकिन जो गरीब है वो इलाज नहीं कर सकते, वो मरेगा। जैसे कि कस्टमर शुगर का पेशेंट रेगुलर बेसिक पे दवा इस्तेमाल करने वाला, उसको कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उसकी रेगुलर बेसिक की इस्तेमाल की टैबलेट है। जैसे कि गेलवेस में टैबलेट है, कुछ 1 महीने पहले तकरीबन ये 1450 रुपये की थी। अचानक इसके अंदर 50% रेट का इंक्लूड करके इसको 1654 रुपये का कर दिया गया है। जैसे कि ब्लड प्रेशर की दवा है, ये भी नवाडिस कंपनी की है, मतलब इंटरनेशनल कंपनी की है। ये भी तकरीबन 1000 रुपये इसका अपना रेट था, लेकिन ये कुछ टाइम पहले, 1 हफ्ते पहले इसका रेट मज़ीद बढ़ा दिया गया है, जिसकी बिना पे कस्टमर की शिकायत ही होती है एज अ बेस। और सिर्फ भी हमारे केमिस्ट से बेस करता है। जो सिप्रोफ्लॉक्सिन है, बायर कंपनी की है। ये 430 की इसकी रिटेल प्राइस थी, लेकिन इसमें 50% इजाफा करने के बाद इसको इंक्लूड कर दिया गया है, मज़ीद टैक्स वगैरह ये लगा दिए गए हैं। नॉर्मली जैसे कि मैदे का कैप्सूल है राइजिक, लास्ट टाइम अभी इसको पूरा पैकेट लेके जाते थे 300 का, अब इसको 400 रुपीज़ कर दिया गया है। मतलब पर कैप्सूल के ऊपर 7 रुपये 8 रुपये का इजाफा है। सर्वेक्सेट एबट कंपनी की है। इसकी कॉस्ट जो है 185 रुपीज़ थी। जैसे कोरोना का वायरस का जैसे ये आना था तो ये करंट महीने से इसके रेट को मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। ये 224 रुपये की कर दी गई है। लोगों का शिकवा ये होता है जैसे कि हम लोगों के साथ फ्रॉड हम कर रहे हैं। लोग अभी तक
मदहोश हैं कि हम फ्रॉड नहीं कर रहे, गवर्नमेंट उनके साथ धोखा कर रही है। कैल्शियम CSC 1000 है, ये रेगुलर बेसिक पे इस्तेमाल करने वाली टैबलेट है। ये लास्ट टाइम इसका कंपनी रेट 135 था, अब ये 250 के करीब पहुंच गई है। कंपनी इसकी प्रॉपर सप्लाई दे नहीं रही है, मार्केट के अंदर इसके रेट बहुत हाई हैं और प्रॉपर रिकमेंड प्रॉपर हमारे को मिल नहीं रहा है, स्टॉक पूरा मिलता नहीं है। लोग कस्टमर की डिमांड बहुत है लेकिन आगे से सप्लाई इसकी नहीं आ रही है। इतनी महंगी होगी, लाजमी बात है बंदा तो परेशान होगा, उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अब तो लोग गरीब लोग तो अस्पताल जाते हुए डरते हैं, यकीन करना। नहीं मरी जाए तो बेहतर है भाई, दवाई कहाँ से लेकर आएगा? हम खुद बीमारी के अंदर पड़े हुए हैं, गाड़ी चलाएं बीमारियां देखें, कहाँ इतने अखराजात ही नहीं है कि दवाइयाँ किस तरह से खरीदेंगे हम लोग। इमरान खान साहब से अपील है कि वो कुछ करवाएं और जो नाजायज़ कर रहे हैं ख़ास तौर पे मेडिसिन के लिए, मेडिसिन तो उनको जायज़ पैसों में मिलनी चाहिए ताकि जो गरीब आदमी है वो भी ले सके। वो ऐसा दौर आ गया है कि लोग मेडिसिन के लिए भीख मांग रहे हैं, अपनी दवाई भी नहीं ले सक रहे हैं, तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? इससे अच्छा तो इंसान मर ही जाए। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी। हमारे साथ मौजूद हैं फार्मा ब्यूरो पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आयशा टैमी हक। उनसे पूछते हैं कि मल्टी नेशनल कंपनीज जो हैं उनका कीमतों में इजाफे में क्या किरदार है और पाकिस्तान से मल्टी नेशनल कंपनीज जो है वो आने के बजाय यहाँ से जा क्यों रही हैं और पाकिस्तान में मैकेनिज्म जो है उसका बुनियादी तौर पर कीमतों में इजाफे का है क्या? आयशा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आयशा, क्या मैकेनिज्म है, क्या तरीक़ेकार है? कीमतों में इजाफा होता है, हर साल हो रहा है इजाफा, लोग उसके ऊपर परेशान है, एक आवाज़ उठती है, क्या मामला है आखिर? फवाद साहब, ये बहुत सारे सवाल हैं लेकिन आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आप ये सोचें कि हमारी जो कंपनीज है पाकिस्तान में 650 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है और इन 650 फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से कोई 24 कंपनीज मल्टीनेशनल्स है, 22 मल्टीनेशनल्स हमारे मेंबर्स हैं और ये जो कंपनीज हैं ये दवाइयाँ बनाती हैं जो आम इस्तेमाल की होती है, जो एसेंशियल होती है और जो दुनिया में सबसे सस्ती होती है। एक ये बहुत ज़रूरी बात है कि लोगों को पता होना चाहिए कि दवाइयाँ कितनी सस्ती है पाकिस्तान में। ये जो प्राइस इंक्रीज की जो बात होती है ये इंक्रीज नहीं है, ये एक इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट है प्राइस का और ये हर साल पॉलिसी के तहत होता है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बता दूं कि 2001 में प्राइसेस को फ्रीज की गई थी और 2001 से 2018 तक कोई मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं था कि आप इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट ले सके। सिर्फ ये हार्डशिप केसेस का सिलसिला चल रहा था और जो हार्डशिप केसेस थे वो हम समझते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है कि कोई दवाई को आप ऐसे कर दे कि वो उसकी वायबिलिटी नहीं रहती है कि वो बना ही नहीं सकते और वो मार्केट से चले जाए और बेसिकली ये सबसे जो सस्ती दवाइयाँ हैं उनके साथ ये हो रहा है। तो हमने गवर्नमेंट से कहा था कि आप हर साल CPI देख लें और आप ये जो इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट है उसको आप बेशक कैप भी कर लें। ये हम नहीं कह रहे हैं कि अगर CPI 20% है आप कंपनीज को 20% दे दें, तो उन्होंने कैप किया है 7% जो एसेंशियल ड्रग्स है और 10% बाकी ड्रग्स पे। लेकिन ये सिर्फ इन्फ्लेशन पे है, अगर 10% से कम है तो आपको कम मिलेगा, अगर ज्यादा है तो शायद आपको ज्यादा मिलेगा ही नहीं, आपको सिर्फ वो जो कैप है वो मिलेगा। अच्छा, तो माजी में इसका क्या तरीकेकार था ड्रग में इजाफे का, कीमत में इजाफे का? क्योंकि माजी में कहा जाता है, हुकूमतें आज दावा करती हैं जब वो अपोजिशन में है कि हमने कीमतों में इजाफे को रोक कर रखा था और इस हुकूमत ने जो है वो फार्मा इंडस्ट्री के आगे घुटने टेक दिए हैं, तो इसमें क्या हकीकत है? ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप देखें कि जो पॉलिसी बनी थी 2018 में वो तो PMLN गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, ठीक है ना, और उन्होंने आई थिंक अच्छी पॉलिसी बनाई बिकॉज उन्होंने सब कुछ कैप किया, उसने रिस्ट्रिक्ट किया, उन्होंने EDL बनाया, उन्होंने कहा कि जो एसेंशियल मेडिसिन है वो अवेलेबल हो जाए। आप सोचें कि ये एक इंडस्ट्री है, जो फार्मा है ये एक इंडस्ट्री है, ये एक सनत है और इसको सनत की तरह आपने चलाना है।
कोई नहीं कह रहा है कि यहाँ पे इतने बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनाए कुछ भी, लेकिन प्रॉफिट तो बनना ही बनना है। अगर आप प्रॉफिट नहीं बनाएंगे तो कौन इंडस्ट्री चलाएगा? और मैंने बहुत सुना है अखबारों में कि जी ये 500% प्रॉफिट बनाते हैं। अगर कोई कंपनी 500% बनाता है तो वो पाकिस्तान छोड़ेगा क्यों? वो अपने कारोबार बंद करके चला क्यों जाएगा? हमारी कंपनीज पहले 38 होती थी, अब हम 24 पे आ गए। तो what I'm saying is कि वो 14 कंपनीज क्यों चले गए? Because अच्छा, आप क्या समझती हैं कि वो क्या रीजंस थे, पॉलिसी के क्या रीजंस थे कि जिसकी वजह से कंपनीज को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा? वो कहां पर हम ऐसी फ्लॉ थी हमारी पॉलिसी के अंदर के कंपनीज पाकिस्तान में दवाइयां बनाने को पसंद नहीं कर रही? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो हमारी रेगुलेशन है वो सिर्फ एक चीज पे फोकस करती है और वो प्राइस पे, और वो हर एक चीज को प्राइस से देखती है, ना क्वालिटी पे कोई ध्यान रखता है ना सिस्टम्स पे। आप सोचें कि पाकिस्तान जो था 1960s में, हम तो पोजीशन में थे कि हम दुनिया के एक लीडिंग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनेंगे। हमने हमारे सबसे पहला वैक्सीन प्लांट यहाँ पे बना था 60s में, ये पिंडी इस्लामाबाद में, और वो अभी वहाँ पे तो जाले लगे हुए हैं और वहाँ पे तो कुछ नहीं है। हमारा जो होल जो पाकिस्तान की जो विजन थी ना, वो हम एक ये हब थे सब कॉन्टिनेंट का, सारी यहाँ पे दवाइयाँ बन रही है। अब आप देखें कि तरक्की कहाँ हुई है? तरक्की हुई है इंडिया और बांग्लादेश में। इन्होंने डीरेगुलेट कर दिया इंडस्ट्री को, इन्होंने प्राइसिंग जो है उसको डीपोलिटिसाइज कर दिया। अगर आप किसी चीज को पॉलिटिकल बनाएंगे ना तो ये हमेशा के लिए ऐसे ही रहेगा। कोई यहाँ पे आप ऐसी शोर नहीं सुनते जब दूध की प्राइस ऊपर जाती है 20 रुपए लीटर दूध की प्राइस ऊपर गई है, कोई नहीं कुछ कह रहा है। और सबने दूध लेना है, हम सब चाय पीते हैं, हम बच्चों को दूध देते हैं, सब लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई हलचल नहीं मच रहा है। और अगर आप सोचें कि अगर एक दवाई की कीमत 5 रुपए है और उसको 7% का इंक्रीज मिल रहा है, वो 35 पैसा की इंक्रीज बन रही है, 35 पैसा। अच्छा, इसमें आयशा मुझे इसमें एक चीज बताइएगा कि इसमें जो मैकेनिज्म है वो क्या है? क्योंकि हुकूमत ये कहती है कि 7 से 8% दवाई में जो कि दवाई की कीमत है उसमें इजाफे का इख्तियार जो है वो कंपनी को खुद है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है सारा? इसमें रेगुलेटरी बॉडी कहां पर होती है, के पास क्या इख्तियार है? अगर इससे ज्यादा इजाफा करना हो तो तरीके मैकेनिज्म किस तरीके से बना हुआ है प्राइसिंग का? मैकेनिज्म ये है कि हर साल फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स CPI अनाउंस करती है, ठीक है, और वो 1 जुलाई को करते हैं। तो इस साल जो CPI अनाउंस करते हैं उस CPI का आप 1% ले सकते हैं बस। ठीक। तो अगर CPI है 10 आई थिंक इस टाइम 11 से थोड़ा कम था CPI, तो जैसे मैंने पहले कहा था कि फार्मा कंपनीज को फिर ये इजाजत है कि वो इन्फ्लेशनरी जो एडजस्टमेंट बन रही है, बिकॉज डिप्रिसिएशन हुई है रुपये की, कीमतें सब चीज़ों की ऊपर चली गई है, हर एक चीज़ महंगी हो गई है। आप चीनी की कीमत देखें, कॉफ सिरप में चीनी जाती है, इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पावर एक्सपेंसिव हो गया, पानी एक्सपेंसिव है, सब कुछ एक्सपेंसिव है। तो अगर आप देखें कि कीमतें जो बढ़ी हैं, अगर रियल इन्फ्लेशन आप लेंगे तो वो तो कोई 20% से ऊपर है, लेकिन जो इजाजत दी गई है पॉलिसी में कि वो CPI ले सकते हैं। अगर आप एसेंशियल मेडिसिन है आपको 7% मिलेगा, अगर आप नॉन एसेंशियल है आपको 10% मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा था, अगर 5 रुपीज की दवाई है उस पर 35 पैसा मिलेगा, अगर एसेंशियल है, अगर नॉन एसेंशियल है उसको 50 पैसा मिलेगा। और अच्छा, इसमें एक चीज ये होती है कि आपकी पूरी इंडस्ट्री बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है कि अगर कीमतों में मुनासिब इजाफा ना किया गया, रेगुलेटरी बॉडी ने इसको जो है वो फौरी तौर पर ना देखा, हुकूमत ने इसको फौरी तौर पर ना देखा, तो कंपनीज पाकिस्तान से चली जाएंगी, बंद हो जाएंगी। इसमें क्या हकीकत है? आखिर इतना नुकसान किस तरीके से हो रहा है कि जब एक तरफ ये तासुर हो कि जी इतना ज्यादा बजट होता है मल्टीनेशनल्स के पास और नेशनल्स के पास, फार्मा कंपनीज के पास, कि वो डॉक्टर्स को फॉरेन टूर्स कराते हैं और जबरदस्ती जो है उनसे दवाई लिखवाते हैं। एक तरफ ये सूरत हाल हो, मुनाफे की ये सूरत हाल महसूस होती हो, दूसरी तरफ ये है कि आप लोग कहते हो कि हमारा काम नहीं चल रहा, अगर काम जो है वो कीमत में इजाफा ना किया तो बंद हो जाएगा। इस सारी सूरत हाल को आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगी?
बहुत क्लियरली कह दूं कि मैं सब कंपनी के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ जो मल्टीनेशनल है उनके बारे में मैं बात कर सकती हूँ। आपको मैं स्ट्रेट कह दूंगी कि हमारा एक बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है हमारी कंपनीज का। पाकिस्तान हुकूमत जो हमारी जो रेगुलेशंस है पाकिस्तान में उससे 20 दफा ज्यादा स्ट्रिक्ट है जो कंपनीज की इंटरनल रेगुलेशंस है। वो किसी डॉक्टर को कहीं नहीं भेज सकते, वो किसी से जबरदस्ती कुछ नहीं लिखवा सकते हैं। ये बहुत सीरियस एलिगेशन है। डॉक्टर बेशक जाते हैं मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में और वो बहुत ज़रूरी होते हैं बिकॉज पाकिस्तान में कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर आप डॉक्टर को नहीं भेजेंगे कॉन्फ्रेंसेस में, वो नए थेरेपीज, नए ड्रग्स, नए इन्वेंशंस का उनको कुछ नहीं पता होगा। बिल्कुल ठीक। तो ये जो कॉन्फ्रेंस होती है, उन्होंने कॉन्फ्रेंस में जाना है, वो किसी कसिनो में नहीं जा सकते हैं, वो किसी क्रूज पे नहीं जा सकते हैं, अपनी फैमिलीज को नहीं लेके जा सकते हैं, उन्होंने जाके एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वापस आना होता है। बिल्कुल ठीक। और ये पूरी दुनिया में होता है और ये एक्सेप्टेड है और ये बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर होता है बिकॉज जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट वगैरह है ये इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लेता है। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि पाकिस्तान में दुनिया की सबसे सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं। अच्छा, आपने 2-3 दफा ये कहा कि पाकिस्तान में दुनिया की सबसे सस्ती दवाइयाँ मिलती हैं, इसकी क्या मिसाल आप देंगी? मिसाल के तौर पर अगर किसी एक टैबलेट की हम बात करें तो उसका दुनिया के दीगर ममालिक के मुकाबले में कंपैरिजन क्या होगा? मैं आपको थायरॉक्सिन का बता दूंगी। थायरॉक्सिन यहाँ पे 1 रुपी पर टैबलेट है। ठीक। और मैं आपको ये भी बता सकती हूँ कि ये हमें मालूम है कि ये दवाई बनती है, ये कंपनी से निकलती है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर से फार्मेसी में जाती है, फार्मेसी में खेपिया आके पूरा स्टॉक उठाती है और इसको बाहर ले जाते हैं और इसको बाहर स्मगल आउट करते हैं और वहां पे बेचते 4-5 गुना में। अच्छा आयशा, एक चीज बताइएगा कि अगर पाकिस्तान में दवाइयाँ इतनी ही सस्ती हैं तो यहाँ पर जो स्मगल होकर दवाइयाँ आती हैं, खास तौर पर इंडियन दवाइयाँ, हम बहुत दफा मार्केट में सुनते हैं कि छापा पड़ा, ड्रग इंस्पेक्टर ने छापा मारा और उसने इंडियन दवाइयाँ जो है जब्त कर ली, तो फिर इंडियन दवाइयाँ यहाँ पर क्यों आती हैं? इसका मतलब वो हमसे ज्यादा सस्ती हैं इसलिए स्मगल होकर यहाँ पर आती हैं? नहीं, इंडियन दवाई, इसी आप जो भी दवाई आप देखेंगे आप उसको एप्पल से एप्पल कंपेयर करेंगे ना। तो अगर आप ब्रांडेड दवाई लेंगे और ब्रांडेड दवाई इंडिया में देखेंगे आप, कम से कम 70% जो है पाकिस्तान में सस्ती है इंडिया से, 70%। अगर फर्क है तो बहुत कम फर्क है। 1-2 दवाइयाँ की बिल्कुल आई एग्री के बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है, लेकिन वो बहुत कम है, वो लिटरली 1-2 है। लेकिन जो दूसरे जो है इंडिया में, आप ये भी सोचे कि इंडिया में वो अपना एपीआई बनाते हैं, उनकी अपनी वो रॉ मटेरियल्स होती है, सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में हम ज्यादा दवाइयाँ सस्ती बनाते हैं इंडिया के। अच्छा, एक चीज और ये बताइएगा कि पाकिस्तान में पाबंदी लगाई गई कि हम इंडिया से इंपोर्ट नहीं कर सकते रॉ मटेरियल जो है, उसके ऊपर पाबंदी से आप क्या समझती हैं कि ये पूरी सनत एमएनसीज समेत बाकी जो दीगर कंपनीज भी हैं, इनको क्या इसका नुकसान होना है? आई थिंक ये बहुत बड़ा नुकसान है और मैं समझती हूँ कि 2-3 बहुत सारी बातें हैं और बहुत व्यूज हैं और मैं समझती हूँ कि ये बहुत सेंसिटिव बात है, लेकिन कुछ अप्रॉक्सीमेटली 60% इंडिया से आती है। और अगर आप दुनिया में देखें, दुनिया में सोर्सेज जो है एपीआई रॉ मटेरियल की, वो चाइना है और इंडिया है। बिल्कुल ठीक। और कहीं जो दवाइयाँ हैं, ये एपीआई की बात हो रही है, बिकॉज हम खरीदते हैं रॉ मटेरियल और फिर हम दवाई यहाँ ही बनाते हैं। तो जो रॉ मटेरियल है उसका जो सोर्स अगर इंडिया और चाइना है, और अगर हम देखें कि बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जो सिंगल सोर्स होते हैं, या तो सिर्फ चाइना में मिलते हैं या सिर्फ इंडिया में मिलते हैं। तो आप दुनिया को देखना पड़ता है कि दुनिया क्या कर रही है, कैसे बना रही है। हर मुल्क तो नहीं बनाएगा एपीआई, बिल्कुल ठीक, बिकॉज इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं है और वो इतनी महंगी पड़ जाएंगी, फिर यहाँ पे लोग चीखेंगे कि ये दवाई इतनी महंगी क्यों हो गई है, और मार्केट नहीं होगी इतनी बड़ी उसकी। नहीं, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो अगर आप बिल्कुल जैसे आपने कहा मार्केट इतनी बड़ी नहीं है, और अगर हम बनाना शुरू करेंगे तो शायद प्राइस जो है वो 6-7 दफा ज्यादा हो जाए।
پھر آپ سوچیں کہ یہاں پہ کیا شور مچے گا. تو بالکل ٹھیک ہے. ہم نے سینسبلی کام کرنا ہے نا, ہم نے دیکھنا ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے اور ہم دنیا کے ساتھ ہی چلے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک کنکلوژن کر دیجئے گا, پروگرام میں اختتام ہو رہا ہے اس پارٹ کا. ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ بحران کا جو دور آتا ہے, ایک کرائسس آتا ہے, جس طرح سے کرونا کا ایک کرائسس آیا, تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جس دوائی کا نام لیا جاتا تھا, آکسی کلوروکوئن سے شروع ہوا تھا کام, اور اس کے بعد کچھ انجیکشنز تھے, جس دوائی کا نام آتا تھا کہ یہ دوائی کے جو علاج کے اندر مؤثر ہے, وہ پاکستان کی مارکیٹ سے غائب ہو جاتی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کس کا کردار زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو جو ہے وہ اس کے بیلنس کو برقرار رکھے؟ تو اس میں بحران کے دور میں ایک آپ کی سجیشن کیا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ یہاں پہ مجھے تو اتنا افسوس ہوا جو اتنے لوگوں کو یہ دوائیاں نہیں ملی. ایک دوائی تھا, ایک انجیکشن تھا جو 17,000 روپیز کا انجیکشن کاسٹ پورا جو تھا, جو وہ استعمال کر رہے تھے کرونا پیشنٹس پہ, اور وہ دوائی کمپنی پرووائڈ کر رہی تھی 17,000 میں, لیکن وہ بلیک مارکیٹ ہو رہی تھی لاکھ 2 لاکھ اپ ٹو 5,20,000. آپ سوچیں اب یہ بلیک مارکیٹنگ کہاں سے ہو رہی تھی. یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ بلیک مارکیٹرز کو روکے, جو گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہو رہا ہے اس کا وہ چیک کرے. یہ ہر وقت ہوتا ہے پاکستان میں, اور میں سمجھتی ہوں کہ جو گورنمنٹ کے ادارے ڈریپ وغیرہ, ان کو یہ ادارے مضبوط کرنے کے, یہ اپنی ریگولیشن چیک کرے, یہ اپنے ہاسپٹلز کو چیک کرے, فارمیسیز کو چیک کرے, اور چیک کرے کہ یہ بلیک مارکیٹنگ نہیں ہو رہی ہے اور ہارڈنگ نہیں ہو رہی ہے. یہ ہم تو نہیں کر سکتے, ہم تو صرف دوائی دے سکتے ہیں. ریسنٹلی یہ جو کرونا میں ہوا تھا, ہم نے پھر ایک گورنمنٹ کے ساتھ, ایک جو کمپنیز ہیں انہوں نے گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ ہم آپ کو ہی پرووائڈ کریں گے, آپ پیشنٹ کو دیں. بالکل ٹھیک ہے, تاکہ یہ کہ بلیک مارکیٹ نہ ہو سکے, سپلائی کرنے والا اور سپلائی لینے والا گورنمنٹ ہو, تاکہ بیچ کا جو خلا ہے وہ نکل سکے. بہت شکریہ عائشہ ٹیمی ایک ہمارے ساتھ. معلوم ہے کہ بہت بلیک مارکیٹنگ ہوئی ہے. جی بہت شکریہ عائشہ ٹیمی ایک ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو موضوع پہ آگے کی طرف سے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھیں فارما بیورو کی عائشہ ٹیمی ہے. انہوں نے بتایا کہ ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ پورے ایک SOPs کے ساتھ چلتی ہیں, کہ جس کے اندر قیمت بڑھانے کا تعین کوئی ایک رات میں نہیں ہو جاتا, بلکہ تمام جو مارکیٹ کے فیکٹرز ہیں ان کو دیکھ کر اضافہ کیا جاتا ہے. ہمارے ساتھ پاکستان میں جو مقامی طور پر دوائیاں تیار ہوتی ہیں, اس کی ایک دوائی اساس کمپنی کے انڈس فارما کے چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں, زاہد سعید صاحب. ان سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ جو PPMA کے سابق صدر بھی ہیں, کہ پاکستان میں جو میکینزم ہے یہ کس حد تک فعال ہے. دوائیوں کی جو کمپنیز ہیں ان کی منمانی کا معاملہ کہیں بہت زیادہ تو نہیں ہے, کیونکہ ایک سیاسی معاملہ بن جاتا ہے, ہر دفعہ ایک سیاسی ڈسکشن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اپوزیشن کہتی ہے کہ قیمتوں میں اضافہ نہ کیا جائے, جبکہ جو مالکان ہیں دوائی بنانے والی کمپنیز کے, وہ کہتے ہیں کہ اضافہ نہ کیا گیا تو کمپنیاں بند ہو جائیں گی. زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. صورتحال ساری آپ کے سامنے ہے, یہ معاملہ ہر دفعہ سیاسی کیوں بن جاتا ہے؟ دیکھیں, جب آپ پورے ملک کی فضا ایسی بن گئی ہے کہ ہر ٹیکنیکل معاملے کو سیاسی بنا دیا جاتا ہے. فارماسیوٹیکل انڈسٹری ایک سائنٹیفک انڈسٹری ہے. ہمارے پاس ایک پالیسی موجود ہے جس کا نام ڈرگ پرائسنگ پالیسی 2018 ہے. یہ پالیسی کابینہ سے منظور شدہ ہے, وفاقی حکومت سے منظور شدہ ہے, اور سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیوز پہ بنائی گئی ہے. اس پالیسی کے اندر پرائس ایڈجسٹمنٹ کے 3 طریقے ہیں, پرائس متعین کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک تو وہ NCEs ہیں جو بالکل نئے کیمیکل ہیں اور وہ دوائیں پہلی دفعہ پاکستان میں آ رہی ہیں, تو ان کی قیمت کے تعین کا ایک طریقہ کار مقرر کیا گیا. اور کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ سے یہ ایک سیاسی ڈائیلاگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں دوائیں پڑوسی ملکوں سے زیادہ ہیں, لہٰذا اس پالیسی کے اندر یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی جو نئی دوائی آئے گی اس کی قیمت بنگلہ دیش اور بھارت کے اندر جو قیمت اس کی تعین ہو چکی ہے اس کا ایوریج ہوگی. یعنی اگر کسی ایک ملک میں زیادہ ہے تو وہ بھی نہیں ہوگی, بلکہ ایوریج قیمت جو ہے وہ پاکستان میں مقرر کی جائے گی تاکہ وہ درمیانی قیمت ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ادویات پاکستان میں پہلے سے موجود ہیں ان کے بارے میں ایک سالانہ اینول پرائس ایڈجسٹمنٹ میکینزم پالیسی کے اندر ڈسکرائب کیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سالانہ طور پر ایک پرائس ایڈجسٹمنٹ ہوگی
जो हर साल जुलाई के अंदर होगी और इस प्राइस एडजस्टमेंट के अंदर इसको पैक किया गया है, अटैच किया गया है सीपीआई से। अब ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इसको ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हुकूमत पाकिस्तान का ऐलान करता है जुलाई के अंदर कि इस साल इन्फ्लेशन कितना हुआ, और उसमें तयन ये किया गया है कि जो असेंशियल ड्रग्स हैं, जो असेंशियल ड्रग्स की एक लिस्ट होती है जो WHO के पैटर्न के ऊपर बनती है, उनके ऊपर सीपीआई का 70%। अब क्योंकि पिछले साल सीपीआई जो है वो 7% थी, तो इन्फ्लेशन कम था पिछले साल, तो इसलिए 4.9%, 4.9% जो है वो इंक्रीज हुई थी असेंशियल ड्रग्स के ऊपर, और जो अदर ड्रग्स हैं असेंशियल के अलावा उनके ऊपर अप टू सीपीआई होता है। इसका मतलब अगर सीपीआई 7 था तो 7% इजाफा वहां अलाउ किया गया। इस दफा अनफॉर्चुनेटली जो सीपीआई है, जो इन्फ्लेशन है, वो पिछले कई सालों से ज्यादा है। 10.74 इस वक्त सीपीआई हुकूमत पाकिस्तान ने खुद डिक्लेयर किया है। इसका मतलब है कि जो असेंशियल अद्वियात हैं, अच्छा एक मैकेनिज्म में एक खूबी और ये भी है कि उन्होंने कहा है कि जी 70% तो आप सीपीआई का ले सकते हैं, लेकिन अगर सीपीआई कभी 20 हो जाए तो आप 14 नहीं ले सकते। 7 के ऊपर कैपिंग है कि 7% से ऊपर मतलब उससे ऊपर नहीं जा सकते, ले ही नहीं सकते। 7 से ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते। तो पिछली जुलाई में 7% सीपीआई थी, तो ये एडजस्टमेंट हुई थी। इस दफा क्योंकि सीपीआई 10.74 है, तो असेंशियल ड्रग्स के ऊपर 7% का एडजस्टमेंट मिलेगा और अदर ड्रग्स के ऊपर 10% का मिलेगा, क्योंकि 10 भी कैप है। अदर ड्रग्स मैक्सिमम लिमिट जो है 7 और 10 है जी, चाहे इन्फ्लेशन कितना भी हो जाए। ठीक है। तो ये एक तयन शुदा तरीकेकार है जो प्राइस पॉलिसी के अंदर दर्ज है। अब हर साल इसको इशू बनाने का, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर इसकी डिपेंडेंस नहीं है, ये एक हुकूमत पाकिस्तान की डिक्लेयर्ड फिगर होती है सीपीआई की। फिर इसके अंदर एक अहम बात ये भी है कि फिर पूरे साल आपके पास कोई और मैकेनिज्म नहीं है प्राइस को एडजस्टमेंट लेने का, ये एक दफा मिलेगी। अच्छा, अगर आप इसको दूसरी तरफ से ले आए तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के जितने मटेरियल्स हैं 90% वो इंपोर्ट होते हैं डॉलर में, और इसी तरीके से अगर आप पैकिंग मटेरियल देखें वो भी 90% इंपोर्ट होते हैं, और हमारी मशीनरी, क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट भी सब डॉलर्स में इंपोर्ट होता है। अच्छा, डॉलर क्योंकि 8% इस साल जो है 8.5% डॉलर के अंदर एप्रिसिएशन हुई है, यानी पिछले साल जो डॉलर 155 का था आज 168 पे वो पहुंचा हुआ है। तो ये आप इसको चाहे सीपीआई से पकड़ें, इसको अटैच सीपीआई से किया गया है, लेकिन इसके अंदर जो डॉलर की डिवैल्यूएशन होती है रुपये की, उसका भी इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ। अच्छा जाहिद साहब, एक चीज बताइएगा कि क्या हुकूमत को खसूसी इख्तियार भी है कि आपकी गुजारिश पर जब आप सारा अपना कच्चा छट्टा उनके सामने खोल कर रखें कि जी हमें बचत नहीं है, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएंगी, तो हुकूमत के पास भी कोई इख्तियार है कि वो आपकी प्राइस बढ़ाने का कोई ऐसा आपको मौका दे? देखिए, हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो इसके बावजूद, जिस तरह के इन्होंने अभी एक पॉलिसी अमेंडमेंट की है इस वक्त, अभी इन्होंने इसी महीने में की है, और उसके अंदर भी जाहिर है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन हुकूमत के पास हमेशा इख्तियार होता है कि किसी एक या किसी ड्रग्स की कैटेगरी को वो फ्रीज कर दें किसी भी वजह से। मिसाल के तौर पे अगर कोई एपिडेमिक है तो उससे मखसूस जो दवाएं हैं उनको वो कह सकते हैं कि जी क्योंकि इस वक्त पेंडेमिक है, इस वक्त एपिडेमिक है, फला 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 मखसूस जो 4 दवाएं हैं उनकी हम कीमत को सद मुंजमद कर रहे हैं और इस वक्त उसको नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये एक बिल्कुल हुकूमत के पास हमेशा इख्तियार रहता है, और ये हर कानून में होता है, पाकिस्तान में ही नहीं है, दुनिया के हर कानून में ये होता है। अब लेकिन क्योंकि आपने बड़ा अहम सवाल पूछा कि ये इसको सियासी बना दिया जाता है, उसका नतीजा क्या है मैं आपको बताऊं, उससे खराबी क्या होती है। तो फरवरी 2019 में एक मीटिंग हुई डीपीसी की, ड्रग प्राइसिंग कमेटी की, वो पॉलिसी बोर्ड में गई और फिर काबीना में गई। उसके अंदर तकरीबन 400 वो अद्वियात हैं जो कैंसर की दवाएं हैं, जो मुहलिक अमराज की दवाएं हैं, और वो पाकिस्तान में आज से पहले मौजूद नहीं थी। न्यू मॉलिक्यूल्स हैं जिनको पाकिस्तान में एंटर होना है, लेकिन क्योंकि ये एक इतना बड़ा सियासी मसला बन गया है और हर दफा हुकूमत को एम्बेरसमेंट कराई जाती है इस मसले में, लिहाजा हुकूमत इस बात से कासिर है 2019 की फरवरी में जो न्यू ड्रग्स जिनकी एंट्री पाकिस्तान में हो जानी चाहिए थी, हमारे मरीजों को वो नई अद्वियात, जदीद अद्वियात जो मल्टी नेशनल्स ने और नेशनल्स ने मिलकर इंट्रोड्यूस करानी थी, वो आ जानी चाहिए दामों करानी थी। वो सिर्फ कीमत का तयन आज तक नहीं हो सका। 2019 की फरवरी से आप आज गिन लें कि 18 महीने गुजर चुके।
अच्छा जाहिर साहब, हमें जो है वो मकामी इंडस्ट्री हमारी फल फूल नहीं पाती, क्या दवाइयों की प्राइस इतनी कम है कि लोग यहाँ पर दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आना पसंद नहीं करते, या आप समझते हैं कि इसके साथ साथ हुकूमत की और भी ऐसी पॉलिसीज हैं और भी ऐसी फोर्सेज हैं कि जो पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री को फलने फूलने नहीं देते, क्योंकि हम देखते हैं बहुत महदूद पैमाने पर पाकिस्तान में दवाइयाँ बनती हैं। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, और ये शर्मिंदगी की बात है कि सर जब कोविड के लिए हमें रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए था, तो आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान में वो नहीं बना, बांग्लादेश से हमने लिया, जहां 1976 तक फार्मा इंडस्ट्री नाम की कोई चीज पाई नहीं जाती थी, उन्होंने पाकिस्तान से पहले रेमडेसिविर बना ली। अब इसके अंदर हमारे मैं वही कहूंगा कि जो हमारे पाकिस्तान की एनवायरनमेंट बन चुकी है इस वक्त, कि कोई भी एक जब इमरजेंसी होती है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो टेक्नोक्रेसी है जो हमारी ट्रैप के अंदर बैठी है, उनके पास ही इख्तियार हो कि वो अपने सवाबदीदी इख्तियार को इस्तेमाल करें और उसको इस्तेमाल करके चीजों को फास्ट ट्रैक करें, क्योंकि एक एपिडेमिक पेंडेमिक सिचुएशन है। FDA ने कर दिया ये, यूरोपियन एजेंसीज ने कर दिया ये, इंडिया ने कर दिया, बांग्लादेश ने कर दिया, लेकिन हमारे यहाँ उसकी रजिस्ट्रेशन के अंदर 1.5 महीना ताखीर हुई, जिसकी वजह से बेहद कीमती जानें ज़ाया हुई हैं इस एपिडेमिक में भी। और मसला ये है कि हमारे जो सरकारी अफसरान हैं वो इस बात से डरते हैं कि अगर हमने सिस्टम को बाईपास किया, फास्ट ट्रैक किया, तो कल हमें कोई इदारा उठा के ले जाएगा और हमारा एहतसाब होता रहेगा। तो ये एक ऐसी खौफ की फजा है जिसके अंदर कोई भी बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, एक खुले जहन के साथ काम करने को, आउट ऑफ द बॉक्स काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है जी, जबकि इस वक्त हालात ऐसे थे कि सारा काम आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए था। अच्छा जाहिर साहब, एक चीज और ये है कि आप लोगों ने पिछले दिनों एहतजाज भी किया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई कि हिंदुस्तान से मटेरियल मंगवाने पे पाबंदी लगी है, आपके मटेरियल को पोर्ट के ऊपर छोड़ा नहीं जा रहा, जिसके नतीजे में इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन बंद होने के करीब है। वो क्या सूरत हाल थी, उसमें कुछ बेहतरी आई है? उस पॉलिसी के ऊपर आप क्या कहते हैं? जी देखें, असल में हम बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान के साथ हैं इस मामले के अंदर कि हमारा हिंदुस्तान के ऊपर इन्हिसार नहीं होना चाहिए, और ये बड़ी अहम बात है इसलिए कि फार्मास्यूटिकल और दवाइयाँ जो हैं वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होती हैं। दवाई ना हो तो आप हथियार से भी कुछ नहीं कर सकते, जंग नहीं लड़ सकते। तो इस वजह से हमारा बिल्कुल ये इत्तेफाक है हुकूमत के साथ। लेकिन पिछले साल जो 2 हादसात हुए, पहला फरवरी में हुआ जबकि पाकिस्तान की सरहद को ट्रेसपास किया गया और पाकिस्तान ने बखूबी उसका जवाब दिया, और दूसरी दफा जब अगस्त 2019 के अंदर कश्मीर के अंदर भारत ने एक नाजायज रवैया इख्तियार किया, तो फौरी तौर के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सारी ट्रेड बंद हो गई। अब फार्मास्यूटिकल का मामला ये है कि अगर हम चेंज भी करना चाहें अपने इंग्रेडिएंट्स को, तो हमें कम से कम 8 से 9 महीने लगते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम दूसरे सोर्स से मटेरियल मंगवाएंगे, उसकी स्टेबिलिटी स्टडीज करेंगे। कम से कम 6 महीने की स्टेबिलिटी स्टडीज अगर आपके पास दवाई की ना हो, तो ये दुनिया का तरीका है कि आप उसको मार्केट नहीं कर सकते। तो 6 महीने की स्टेबिलिटी स्टडीज टेस्टिंग, और उससे पहले मटेरियल के दूसरे सोर्स से डिटेक्ट होने का और आने का तरीकेकार, तो 9 महीने का वक्त लगता है। बिल्कुल ठीक है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने, क्योंकि दूसरी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ ये मामला नहीं है, वहाँ हुकूमत ने बंद किया, बंद हो गया, दूसरे सोर्स से शुरू हो गया। हमने उनको ये कहा कि अगर आप ये बंद करेंगे तो ये एसेंशियल मेडिसिन गायब हो जाएंगी, क्योंकि आज से पहले हमें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। तो हमारी और गवर्नमेंट की एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि फिलवॉर इसको खोल दिया जाए और इसके ऊपर फौरी तौर पर काम किया जाए कि चाइना से या यूरोप से या दूसरी डेस्टिनेशन से हम फौरी तौर पर करें। तो जब हमने उसकी तरफ तवज्जो की और हम चाइना की तरफ गए, तो आप सोचे कि अगस्त के अंदर ये इंसिडेंट हुआ था, अभी हम 3-4 महीने में लॉजिस्टिक्स में थे कि मटेरियल्स चाइना से आए और उनके ऊपर स्टेबिलिटी शुरू हो, तो अल्लाह रहम करे जनवरी में चाइना लॉकडाउन में चला गया कोविड की वजह से। तो वो सारा का सारा हमारा जो वहाँ तवज्जो थी वो कोलैप्स हो गई। अब चाइना 4 महीने क्योंकि क्या हमें वापस भारत की तरफ भागना पड़ा उन मटेरियल्स के लिए, हमारे पास 2 ऑप्शन थी, या तो वो अद्वियात इस क्राइसिस के अंदर अवेलेबल ना होती, और अगर वो अवेलेबल ना होती तब भी ब्लेम पूरा फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर आता और ये कहा जाता कि इन्होंने ऐन वक्त में जो है वो फॉर्म को अकेला छोड़ दिया और शॉर्टेज कर दी दवाइयों की और ब्लैक हो रही है दवाइयाँ। तो फिर हम इंडिया की तरफ दौड़े, हमने अवेलेबिलिटी को प्रायोरिटी समझा कि कौम के पास दवाइयाँ अवेलेबल होनी चाहिए इस क्राइसिस के अंदर, ये ज्यादा जरूरी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि ना कोई दवाई शॉर्ट हुई और ना कोई दवाई ऐसी थी जो ब्लैक हुई, दोनों। अच्छा जाहिर साहब, आपने शॉर्टेज की बात की, तो बहरान के दौर में हम देखते हैं कि एक थोड़ा सा नाखुशगवार किस्म का एक तासुर एक आता है
کہ ہمارے پاس جو ہے دوائیاں، جب ڈیکسومیتھاسون کی بات آئی تو وہ شارٹ ہو گئی، ہائیڈروکسی کلوروکوئن کی بات آئی وہ شارٹ ہو گئی، اس کے بعد جس انجیکشن کا تذکرہ آتا تھا، کوئی ایف ڈی اے کی ریسرچ یا کوئی دنیا بھر کی ریسرچ آتی تھی کہ یہ فائدہ مند ہو سکتی ہے، ہم دیکھتے تھے مارکیٹ سے وہ غائب ہو جاتی ہے. تو ہماری ریگولیٹری باڈیز کو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اتنی کمزور ہے کہ بلیک مارکیٹنگ کو روک نہیں پاتے؟ اور بحران کے دور میں کردار کیا ہونا چاہیے سب کا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن جو ہے وہ کسی زمانے میں ملیریا کے لیے ایجاد ہوئی تھی. اب وہ ملیریا میں استعمال ہی نہیں ہوتی، وہ استعمال ہوتی ہے آرتھرائٹس کے اندر، اور اس کا بڑا محدود استعمال ہے. دنیا بھر میں شارٹیج ہوئی، پاکستان کوئی مخصوص جگہ نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ تو بہت محدود تعداد میں ایک آدھ کمپنی بنا رہی تھی، اس کی اس سے زیادہ ریکوائرمنٹ ہی نہیں تھی. اب اگر کسی بھی چیز کی ریکوائرمنٹ اوور نائٹ پتہ چلے کہ 100 گنا بڑھ گئی اور ہر طرف سے ڈیمانڈ آنی شروع ہو جائے، اور انفارچونیٹ ہماری قوم کے اندر یہ جو پورا اس پینڈیمک میں ہم نے سبق سیکھا ہے، یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لے کے اور پاکستان تک، آپ دیکھیں کہ کسی دوائی کا نام آپ نے اناؤنس کر دیا، اگلے دن میرا تو کیونکہ فارماسیوٹیکل سے تعلق ہے، ہمارے سارے دوست کہنا شروع ہو گئے کہ جی ہمیں ایمرجنسی کے لیے 2 ڈبے ہائیڈروکسی کلوروکوئن کے کہیں سے حاصل کر کے دے دو، ہم گھر میں رکھیں. اب اگر لوگ گھر میں رکھنے کے لیے 2 ڈبے خریدنا شروع کر دیں گے بلا ضرورت، تو آپ یقین کریں آج شام کو آپ چلے جائیں اور سارے لوگ پیٹرول پمپ کے اوپر ٹنکی فل کرانے کھڑے ہو جائیں، 1 گھنٹے کے بعد پاکستان میں پیٹرول شارٹ ہو جائے گا. تو آپ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہ کہ لوگ پینک کرتے ہیں اور پینک بائنگ شروع کر دیتے ہیں جس کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی. یعنی یہ ریمڈیسیویر انجیکشن ہے، اس کے اندر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ تو امپورٹ ہونا تھا. اس کے باوجود لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم گھر پہ رکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ تو گھر پہ رکھا ہی نہیں جا سکتا، یہ تو ریسرچ ڈرگ ہے، اور صرف یہ پیشنٹ رجسٹر ہونے کے بعد ریسرچ کے لیے اس کو کیلکولیٹڈ انداز میں ایشو کیا جا سکتا ہے. تو ایک پبلک پینک کرتی ہے، کچھ ہمارا جو بیوروکریٹک چینل ہے جس کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا کہ لوگ ڈرتے ہیں فیصلے کرتے ہوئے، آؤٹ آف دا باکس فیصلے نہیں کرتے، انہیں پکڑ کا خطرہ رہتا ہے، ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سے سائنٹیفک سوال نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ہم سے پروسیجرل مسئلے میں الجھا کے میں پکڑ لیا جائے گا. تو یہ سارے مسائل ہیں جو ایک ساتھ ہمیں درپیش ہوتے ہیں. چلے بہت شکریہ زاہد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے یاد دیجیے اللہ حافظ.